Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow and welcome to another YouTube video. This is the video that most of you people were waiting for, and this is all about strategic guidelines for civil services 2023. Alright, so what exactly these strategic guidelines are? Some people call them tricks, some people call it guess mastergiri, but I for some reason call it strategic guidelines. One of the reason why I call it strategic is because ये आपके प्रीलिम्स में मार्क्स 10 नंबर जितना बढ़ा सकती है. ठीक है, जैसे कि दूसरे लोग क्लेम करते हैं कि 150 नंबर ले लो, 170 नंबर ले लो, 130 नंबर ले लो, आलू की भांति जो बेचते हैं मार्केट में या यूट्यूब वीडियो पे. दिस इज नॉट दैट क्लिक बेट वीडियो. मैं इनको स्ट्रेटेजिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देर इज अ रीजन वाई आई एम सेइंग थिंग्स दैट आई एम सेइंग हेयर. एकदम रेंडमली आउट ऑफ द ब्लू कोई तुक्का नहीं मरवा रहा हूँ मैं, या आउट ऑफ द ब्लू गैस नहीं करा रहा हूँ. इसलिए आई कॉल इट स्ट्रेटेजिक, क्योंकि एक तो मार्क्स बढ़ा देगा और दूसरा यहाँ पे कोई तुक्का या ट्रिक्स या गैस मास्टर गिरी नहीं सिखा रहा हूँ. इन अ वे आप कह सकते हो कि वही है कप्तान, बट द थिंग इज कि आई गॉट माई रीजन्स टू से समथिंग इफ आई एम सेइंग, नॉट सम रैंडम कि बस मेरे को सपना आ गया ABCD में से D चुन लिया मैंने और ट्रिक करके मैं 150 नंबर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ. ये नहीं होगा. आप मोटा मोटा समझ लो, यू शुड बी स्कोरिंग 70 से 80. ये मार्क्स तुम्हारे आएंगे पढ़ाई से. ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे, और अच्छी पढ़ाई होगी तो 110 नंबर आ जाएंगे. जो भी आपका स्कोर आएगा उसमें हार्डली 10 या 12 नंबर आप इन स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस की हेल्प से बढ़ा सकते हो. तो अगर आप 50 नंबर ला रहे हो तो 10 नंबर बढ़ा के आप जो है 60 ही ला पाओगे या 65 ही ला पाओगे 15 नंबर बढ़ा के. तो इसीलिए जो बेसिक्स हैं, जो तुम्हारी नॉर्मल सी चीज़ होती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, लेजिस्लेशंस एंड वॉट नॉट, जो बेसिक्स हैं जो सब कर रहे हैं वो तो आपने करना ही है. उसके बाद अगर थोड़े बहुत मार्क्स आ सकते हैं तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. सो ये कोई ट्रिक मैं नहीं बोलूँगा इसको, और ना ही मैं इसको कोई गेस्ट मास्टरगिरी बोलूँगा, बिकॉज आई कॉल इट स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस एनीवेज. और दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल, ऑल द थाउजेंड्स ऑफ CSE एस्पिरेंट्स जो अपनी पूरी आइसोलेशन में बैठ के न जाने कितना कुछ खोने के बावजूद थोड़ा बहुत पाने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू फॉर चूजिंग CSE एंड आई होप आप लोग एक्चुअली CSE क्लियर करें और यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस ब्यूटिफुल नेशन दैट आई कॉल भारत. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली दैट, वो होता है ना डिस्क्लेमर. तो इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन नेचर, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन साइकोलॉजी, बिकॉज स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस को डेवलप करते समय या जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बार बार मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा कि आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए, आप एग्जामिनर की साइक को समझिए. ठीक है, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन सिमेट्री, यू डोंट बिलीव इन द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कुछ एक दो चीज़ें मैं बोलूँगा जो 90%, 20%, 60%, 100% उस तरह से. इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन गेम थ्योरी, देन दिस मोमेंट यू कैन क्लोज दिस वीडियो एंड नो नीड टू गो एनी फर्दर. ठीक है, क्या फ़ायदा है जब अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ वो इन्हीं चीज़ों से निकाला है, कोई तुक्का नहीं सिखा रहा हूँ मैं. दिस इज वट एवर आई एम, यू नो, वट एवर आई एम गोना एक्सप्लेन हेयर, वो सब कुछ इन्हीं चीज़ों से ड्रॉ कंक्लूजन्स हैं. ठीक है, मोटा मोटा आप चाहो तो इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि लगभग 20-25 दिन, 30 दिन कुछ लेफ्ट हैं फॉर प्रीलिम्स 2023. इस समय पे यू शुड फोकस ऑन रिविजन्स एंड अटेंड PYQs. ठीक है, फॉर कम्युनिटी आई इन पास कंपाइल्ड ऑल PYQs इन आइडेंटिफाइबल थीम्स. थीमेटिक प्रिपरेशन हो गई अब तो. 2019 तक कुछ नहीं था, 2020 में वी अपलोडेड थीमेटिक PYQs एंड सडनली यू सी हर जगह थीम 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 चल रहा है. ठीक है, if you have analyzed PYQs from my perspective or using the PYQs, that is the thematic PYQs, that is you are trying to know the themes. अब I won't say my perspective, ठीक है, the perspective which is there in the market now, क्योंकि अब वो सब चीज़ वही करने लगे हैं, themes पे ही जा रहे हैं सब लोग. CSE questions are consistently repeatedly based on certain themes. ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके. ठीक है, मुख्य बात क्या है कि एग्जाम कैन ओनली बी क्लियर विद द नॉलेज, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आवर मार्क्स विल सैचुरेट. दैट इज ट्रू. आप 40-42 क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आपको आते होंगे, बट यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू मेक इट टू लेट्स से 85, इफ़ यू वांट टू मेक इट टू लेट्स से 85, तो आपको जो है कुछ
हैक्स का, कुछ चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखना होगा। तो वही ये चीज़ें हैं। तो याद रखो, इट विल हेल्प इम्प्रूव योर मार्क्स, विल इंक्रीज देम लेट्स से बाई 5, 10, 15 मार्क्स, बट बेटर सेट देन डन। ठीक है, हियर इज द कैच, दीज आर नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। देयर इज नो गारंटी दैट दीज थिंग्स विल स्टिल बी एप्लीकेबल। हो सकता है कि सडनली यूपीएससी जो है इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशंस। ठीक है, लास्ट ईयर यूपीएससी ने पेयर वाले क्वेश्चन देके ऑलरेडी काफ़ी सारे एलिमिनेशंस को एलिमिनेट कर दिया। तो यू नेवर नो, द एलिमिनेटर्स वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो आप इसको पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं। प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। रिवाइज PYQs इन लाइट ऑफ दीज गाइडलाइंस टू मास्टर दैम। ठीक है, आई ट्राई टू सॉल्व 2022 का पेपर। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, दैट यू विल नो। एनीवेज, टर्म्स ऑफ यूज़ वापस से वही हैं कि भाई इस तो केडी में मत बनो, गाइडलाइंस से, ट्रिक्स से, गैस मास्टरी से आप IAS नहीं बनोगे, तुक्के से नहीं बनोगे। तुक्के से आप 10, 12, 15 नंबर बढ़ा सकते हो एट मैक्स। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपने तैयारी खुद ने करनी पड़ेगी। आप तैयारी नहीं करोगे, देखो यूट्यूब पे तो वो डालते रहेंगे कि भाई बिना तैयारी के बने IAS, पर ठीक है, अब जो चीज़ है, अब ये क्रेडिबल बात है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप 5-10 नंबर बढ़ा सकते हो, बट ये नहीं कि मैं सिर्फ तुक्के से ही बन गया IAS, ये नहीं होने वाला है। सो नथिंग बीट्स अ डेडिकेटेड डिसिप्लिन प्रिपरेशंस। अप्रोच प्रेजेंटेड इन दिस डॉक्यूमेंट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग as it has hind side wise, so it is useful but might fail in coming years also. ठीक है, and there is absolutely no certainty that these will work in this year too. Logical D hacks हैं जो समझने की कोशिश करेंगे. So the cheat codes, okay, I present you the 13 cheat codes, and the first and the most important one is the etymology. ठीक है, etymology का बेसिक मतलब ये है कि कोई चीज़, if certain thing is named something, किसी का नाम अगर कुछ रखा जा रहा है तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। ठीक है, वर्ड टू वर्ड एसोसिएशन आप वहाँ पे करने की कोशिश करो। ठीक है, नाम को समझने की कोशिश करो, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो ये एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट है, आप नहीं समझोगे। ठीक है, बट फिर भी मैं समझाता हूँ। छोड़ो यार, तुम बुरा मान जाओगे। ठीक है, बोलो ये कप्तान इतना टफ एग्जांपल लेके समझा रहा है, पर ठीक है, एनीवेज मैं PYQs में ही समझाता हूँ, छोड़ो इसको। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसका मतलब ये है कि ऑल द वर्ड्स, ऑल द स्टेटमेंट्स या वर्ड्स जिनके अंदर एक्सट्रीमनेस दिखाई दे रही है, एक्सट्रीमिज्म अगर होगा तो आप UPSC नहीं क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आप किसी भी एक्सट्रीम पर अगर बैठे हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, तो भाई आप जो है मॉडरेट हो जाइए। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि देयर इज़ दिस थिंकिंग ना कि भाई मेरा धर्म एब्सोल्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑब्जर्वर इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये बहुत बड़े हमारे एक फिलोसफर हुए थे इंडिया में ही, उनका डायलॉग है, पता करके आना किसका है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वर इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। एनीवेज, तो कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, 7, 8, 10 तरीके के वो हो सकते हैं। वही चीज़ है कि किसी भी स्टेटमेंट में कैन नॉट, मैंडेटरी, मस्ट, इस तरह के वर्ड्स दिखें तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत ही हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि 90% यू विल सी दैट इस तरीके के वर्ड्स गलत होंगे। ठीक है, तो वेन एवर यू आर सीइंग वर्ड्स लाइक दिस, मस्ट, मैंडेटरी, कांट, ठीक है, कैन की बात अलग है। ठीक है, मे की बात अलग है, बट मस्ट, कैन नॉट, मैंडेटरी वर्ड्स जो हों, शुड, ठीक है, ओनली वर्ड यूज कर देती है UPSC। ठीक है, उनको आप वहां पे तुरंत अपने दिमाग को चमकाइए, ये गलत हो सकता है, एंड बिल्कुल गलत हो सकता है। कितने परसेंटेज चांसेस हैं? 90% चांसेस हैं। नंबर्स आर लाइंग। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि UPSC जनरली जो डेटा देती है 90% टाइम वो डेटा गलत होता है। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये है कि आप स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, स्टेटमेंट 2 को पढ़ो, स्टेटमेंट 3 को पढ़ो। ठीक है, एंड ऑड मैन को आउट करो यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं कप्तान मैं कैसे करूँगा, तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 से क्या स्टेटमेंट 2 को इन्फर कर पा रहे हो? एट मैनी प्लेसेस यू विल सी, अगर आपने TTS डिस्कशंस मेरे साथ अटेंड किए हैं, 12 टेस्ट पेपर्स में से आई थिंक 10 के मैंने कर दिए हैं, 11 और 12 रह गया है, तो अगर आपने वो अटेंड किए हैं तो मैं बार बार ये चीट कोड्स आपको सिखा रहा था। अगर मेरे साथ आपने PYQ डिस्कशंस किए हैं 2019 तक के, 19, 20, 21 के, तो बार बार मैं ये चीज़ें सिखा रहा था। रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या होता है, गिवन स्टेटमेंट क्या होता है, एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि अगर आप मेरे संग 6 महीने या 7 महीने से TTS में जुड़े हो तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक,
ये सारी चीज़ें मैंने एकदम समझा दी हैं तुमको, कम से कम 1000 एग्जाम्पल देके, पर फिर भी मैं कंडेंस फॉर्म में इसे यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए और लोगों को भी हेल्प हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से क्या आप स्टेटमेंट 2 इन्फर कर सकते हो? क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 एक साथ जा सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? इस तरीके से आप रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, आइडेंटिफाई टू कॉन्कर। ठीक है, आइडेंटिफाई करो। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें एक चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये एक जैसे पॉइंट्स हो गए। अब आप बोलो कप्तान आपने ये चीज़ कैसे डेवलप करी? मैं बताता हूँ हाउ आई बेसिकली डेवलप्ड इट। ठीक है, तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बनाई मैंने कि भाई एग्जामिनर है। ठीक है, वो जब क्वेश्चन बनाएगा, 100 क्वेश्चन बनाएगा, तो उसमें से मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे। ठीक है, तो लगभग 88 क्वेश्चन हैं उसके पास मोटे मोटे। इन 88 क्वेश्चंस व्हेन ही इज मेकिंग अ क्वेश्चन, उसके पास करेक्ट इन्फो है। ठीक है, अब वो 88 क्वेश्चन की जो उसके पास करेक्ट इन्फो है वो उसको फॉल्स कर रहा है। ठीक है, खुद से। ठीक है, उसको ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क फॉर एन एग्जामिनर, कि उसके जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, उसके पास जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसको वो कैसे मैनिपुलेट करे, उसको वो कैसे मैनिपुलेट करे, उसको वो कैसे फॉल्सिफाई करे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट एग्जामिनर इज फेसिंग। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सबका आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब देखो, हम अक्सर कहते हैं साइंस टेक में आंसर डी होता है। ठीक है, 2021 में ऐसा नहीं था बाय द वे, पर मोस्टली होता है डी। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कैन वाली बात आ जाती है, तो सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यू हैव टू लिटरली प्रूव। आपको एग्जामिनर को अगर डी नहीं करना है, 4 चीजें 1 2 3 4 4 चीजें हैं। ठीक है, तो लिटरली आपको प्रूव करना है एग्जामिनर को कि नहीं भाई, ये 4 में से ये वाली चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसको वहां पे ज्यादा रिसर्च करना होता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि उसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है एंड वो करेक्ट इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहा है, फॉल्सिफाई कर रहा है। तो अब आप क्या करो कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये हैबिट बना लो कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। दैट इज द पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई। आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, उन स्टेटमेंट्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भैया एग्जामिनर ने कहां मैनिपुलेट किया है, कहां जो है एग्जामिनर ने फॉल्सिफाई किया है। तो आप क्या पाओगे कि एग्जामिनर कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे फॉल्सिफाई कर सकता है। जब वो वर्ड यूज करेगा, कैसे? एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करेगा। जब वो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करेगा, समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने तुरंत बोल दिया कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। जहां पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे, वो स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश कर रहा है एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी कैन क्लीन ऑल हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स। अब क्या हो गया? ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया। सम हैवी मेटल पॉल्यूशन को वो क्लीन कर सकती है, तो वो सही है। उसने एग्जामिनर ने यही पढ़ा होगा कि भाई 3-4 तरीके के हैवी मेटल के पॉल्यूशन होता है, उन पॉल्यूटेंट्स को बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी से या फाइटो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी से हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, पर ये तो उसको पता है ऑलरेडी। अब इसको उसको मैनिपुलेट करना है, तो क्या करे बेचारा? तो वो क्या फंसाएगा? एक्सट्रीम वर्ड्स फंसाएगा, ऑल। समझ में आ गई? तो इसीलिए सबसे पहला काम, ये 5वां जो लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आइडेंटिफाई करो कि एग्जामिनर कौन सी जगह पर, कौन से कीवर्ड को, कौन सी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग मैनिपुलेटेड और फॉल्सिफाइड, ये आप पता करने की कोशिश करो। बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जहां पर वो कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फॉल्सिफाई नहीं कर सकता, उसको मैं बोलता हूं गिवन स्टेटमेंट। देखो, जो लोग टीटीएस डिस्कशंस में थे तो उनको तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, बट औरों के लिए समझने की कोशिश करो, ये बहुत हेल्प करता है। तो अब ये कोई तुक्का नहीं है यार, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो कि भाई इसने इस स्टेटमेंट में क्या ही मैनिपुलेट किया होगा। ठीक है, तो उसमें एक चीज हो गई कि एक्सट्रीम वर्ड्स को वो यूज करके मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, दूसरा हो गया नंबर्स के थ्रू वो कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भैया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अकॉर्डिंग एक एमपी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते 40 दिन पहले, 40 दिन बाद में और ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। ठीक है,
अब वो तुरंत क्या करेगा भैया, 40 को वो क्या बना देगा, तुरंत 40 को खत्म कर देगा। 40 को वो बोल देगा कि भैया मैं तो 30 दिन लिख देता हूँ, तो स्टेटमेंट में वो क्या कर देगा, 40 को 30 बना देगा, 60 बना देगा। समझ में आ गई? तो नंबर्स को वो मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो नंबर्स भी जनरली रॉन्ग होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज समझा देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ। ये बहुत बार मैंने टीटीएस में और पीवाईक्यू डिस्कशन में समझाया है कि कप्तान अब समझ लो मैंने आपको 4 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट 1 में भी मैंने कुछ एक नंबर दे दिया, स्टेटमेंट 2 कुछ एक नॉर्मल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 3 कुछ एक नॉर्मल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 4 में भी मैंने एक नंबर दे दिया। अब मुझे बताओ क्या दोनों ही नंबर गलत होंगे? नहीं। दिस इज बेसिक, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि अगर उसको आप जो है, इफ यू विल गिव हिम अ चांस कि भाई तू 2 नंबर यूज करके 2 स्टेटमेंट बना, तो वो 90% टाइम, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये नेचर है हमारा, ये हमारा नेचर है कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट पक्का सही होगा और एक स्टेटमेंट पक्का गलत होगा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें नंबर दे रखा है, 90% टाइम्स वो नंबर गलत होता है यूपीएससी में। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट्स के अंदर नंबर यूज किए हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर वुड बी करेक्ट। आप घर जाइए, अभी यूट्यूब वीडियो को बंद कीजिए, मतलब घर जाइए मतलब यूट्यूब वीडियो को बंद कीजिए और जाके किसी भी पीवाईक्यू को उठा लीजिए, ये दोनों चीजें आपको जो है 90% टाइम्स सही मिलेंगी। ठीक है, आप 10% का तो कह नहीं सकते, बट यार सोचो ना, अगर 10 में से 90% 9 क्वेश्चन में काम कर रही है, एक में नहीं काम कर रही, तो भी तो तू प्लस में आ रहा है ना मेरे भाई। तो ये भी सोचो ना, दिस इज द गेम ऑफ यूपीएससी, इज द गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, यहाँ पे मैंने जो लिखी हुई है कि आप अगर स्टैटिस्टिक्स में बिलीव नहीं करते, अगर आप जो है गेम थ्योरी में बिलीव नहीं करते, आप नेचर में, साइकोलॉजी में, सिमेट्री में बिलीव नहीं करते, तो प्लीज एंड दिस वीडियो राइट हियर, क्लोज दिस वीडियो, बंद कर दो, जाओ अपना जो काम कर रहे थे करो। इसीलिए बोला। ठीक है, ऑलराइट। अगला क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो ये भी आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पर भी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 साथ जा सकते हैं क्या, स्टेटमेंट 3 क्या मैं स्टेटमेंट 2 के अगेंस्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, इस तरीके से यू हैव टू रीडिंग बिटवीन द लाइंस। पॉजिटिविज्म, ये तो लाइफ की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो जनरली यूपीएससी एग्जामिनर पॉजिटिव चीजें पूछेगा और आंसर्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब व्हेन आई विल बी सॉल्विंग 2022 का पेपर। द डी कंपनी, अच्छा ये डी कंपनी तो अभी फ्लॉप शो हो गया, बट स्टिल अभी भी अब डी कंपनी से आप पॉजिटिव मार्क्स तो गेन कर सकते हो। मतलब डी कंपनी का रूल ये होता था पहले, अभी तो जो है यूपीएससी ने इसको क्रैक डाउन कर दिया इसके ऊपर इसकी जमानत जब्त हो गई यूपीएससी के सामने, बट स्टिल पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। डी कंपनी ये कहती है कि मान लो आपके पास 4 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं, चारों के जो है आप सॉल्व करो तो कुछ के तो आंसर आपको मिल ही जाएंगे। मान लो 2 क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिल रहे तो दोनों में डी लगा दो। ठीक है, तो यू विल फाइंड एटलीस्ट एक का आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, ये वाला फंडा था, बट ठीक है, दिस इज वेरी रिस्की नाउ डेज क्योंकि यूपीएससी बहुत रिसर्च क्वेश्चंस बना रही है। स्टिल तो साइंस टेक को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे पॉजिटिविज्म के थ्रू एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ के थ्रू। ठीक है, एंड अपोजिट्स डोंट गो टुगेदर के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो जब व्हेन आई एक्सप्लेन, टीटीएस वालों को तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, बट स्टिल। चलो अगला क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस इज द कल्प्रिट वी मिस। ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। इंटरचेंजिंग लाइन्स, आई एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। अपोजिट्स डोंट गो टुगेदर, वही कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का ही एक छोटा सा पार्ट है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो उसमें मैं बार बार बता रहा था ना कि क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 कहीं अपोजिट तो नहीं है, तो अपोजिट होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, देन देयर वाज अ न्यूज़। अच्छा, तो ये क्या है, इसके थ्रू सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, आपको एक्चुअल क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर नहीं पता होगा, क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर आपको नहीं पता होगा, बट इट डजंट मीन कि आप आंसर को नहीं डिड्यूस कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ के बेसिस पे भी आंसर आता है। फॉर एग्जांपल एक लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था 2021 में। ठीक है, उसमें क्या बोला था, सम लेक्स वर गिवन, और पूछा था कि भैया ये व्हाट आर द नेम्स, ये किस चीज़ के नाम है मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं ऑल्दो उसमें एक वर्ड था खाटू, तो मैंने क्या किया, एटमोलॉजी से मैंने सोच लिया कि खाटू कुड बी द सेलाइन लेक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका था, आई वॉज अबाउट टू मार्क दैट। फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई, खाटू यानी सेलाइन लेक क्या ये न्यूज़ में थी, तो एक्चुअल में थी। उस साल सांबर लेक ऑफ
सांबर लेक ऑफ राजस्थान वॉज इन न्यूज़, ठीक है। तो जब वो न्यूज़ में थी तो मेरा और ज़्यादा कन्विक्शन आ गया कि हाँ भाई देखो सांबर लेक न्यूज़ में थी, तो न्यूज़ से ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पिक किया होगा। रैंडम क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी आई कैन लिटरली ट्रेस ऑल द 100 क्वेश्चन इन न्यूज़पेपर्स। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर जो है जाके लक्ष्मीकांत उठा के क्वेश्चन बना रहा है तो ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आजकल नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बना रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। दे आर यूजिंग एनसीईआरटी। तो पहला काम वो यही करते हैं, कोई भी चीज़ न्यूज़ में आई तुरंत एनसीईआरटी में सर्च करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल सबसे ज़्यादा जो हल्ला मचा रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री हम सोचते हैं कि भैया हिस्ट्री तो कहाँ से आती है, हिस्ट्री तो सब किताबों से आती है। सबसे ज़्यादा हल्ला कौन मचा रहा है हिस्ट्री में? सबसे ज़्यादा हल्ला मचा रही है ये वाली चीज़, अहोम एम्पायर के ऊपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन आ रखे हैं कई सारे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब देखो वो तो अलग बात है कि हिंदू और एक्सप्रेस वाले आजकल एक्सप्लेन आर्टिकल निकाल रहे हैं, तो आजकल तो यहीं से क्वेश्चंस बना देंगी यूपीएससी। पर पहले क्या करती थी, क्योंकि ये इस तरह के आर्टिकल नहीं आते थे तो वो जाते थे सर्च करते थे एनसीईआरटी में। अब अहोम एम्पायर को तुम सर्च करो, 7th क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है। जब तुम्हें 7th क्लास एनसीईआरटी में वो चीज़ जो वहाँ पे दे रखी है वही चीज़ यूपीएससी एग्जामिनर पूछ लेगा। आपको लगेगा कि साला पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन सा रैंडम सोर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। न्यूज़ के बेसिस पे भी आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, धोलावीरा 2021 में अनदर क्वेश्चन दैट वाज इन द न्यूज़ वाज धोलावीरा साइट थी जो न्यूज़ में थी, ठीक है। वो पूछ भी लिया था यूपीएससी ने। तो न्यूज़ के बेसिस पे भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ नॉट दिस देन नोटा, ठीक है। चलो ये भी मैं समझाऊंगा। और मिशनरीज कभी कभी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिशनरीज में काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, वो ये यूज़ करता हूँ, बताता हूँ कि भाई मान लो साहब एक क्वेश्चन है, उसमें S2, S1, S3 तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स S1, S2 एंड S3। अब मैं क्या करूँगा यार, भाई चलो मेरे से पूछा कुछ और मैंने एलिमिनेट कर दिया कि S1 तो आंसर नहीं हो सकता। S1 एलिमिनेट करते ही मेरे पास 4 ऑप्शन में से मान लो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया, ये है 2 ओनली और ये है 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। समझ में आ गया? ये 1 एंड 3 था मान लो और ये 1 ओनली था, ठीक है। तो 1 को एलिमिनेट कर दिया। आई एम वेरी मच श्योर कि 1 तो पक्का नहीं है। अब मेरे पास ये बचा, बट अब मैं 2 और 3 दोनों में ही क्लूलेस हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, दोनों में ही मैं क्लूलेस हूँ कि 2-3 में से कौन सही होगा। आई एम टोटली क्लूलेस अबाउट देम। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्योंकि दोनों में मैं क्लूलेस हूँ तो मैं जनरली मैं डी मार देता हूँ। डी इन द सेंस नेगेटिव सेंस में नहीं, डी कंपनी वाले रूल से नहीं मारता हूँ। डी इन द सेंस कि मैं ट्राई टू कवर मोर थिंग्स। मुझे ये लगता है कि भाई मैं जो है ज़्यादा चीज़ों को जो ऑप्शन कवर करे उसको मार देता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा जो ऑप्शन ज़्यादा चीज़ों को कवर करे उसको मार देता हूँ। दिस वे आई हैव सीन कि अगर ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे तो 110% मैं 3 पक्के से करूँगा, 1 गलत करूँगा। स्टिल दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि ओवरऑल तो मेरे को मार्क्स प्लस में ही आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व की गई हैं, उसके बेसिस पे ही आई डू दीज थिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और भी अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब पेपर डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज दी पार्ट 1, ठीक है। दिस वॉज दी पार्ट 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस। अगले जो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में आई विल डिस्कस दी 2022 पेपर, नॉट अबाउट, आई विल डिस्कस दी 2022 पेपर। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ यूजिंग दीज यू कुड हैव गेस्ड और यू कुड हैव अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे कर लिए और उसमें से अगर आपके 4 भी गलत हो गए तो भी तो आप प्लस में बैठे हो मेरे भाई। जो आप 10 क्वेश्चन छोड़ जाते या नहीं करते तो वो वाली चीज़ें हैं। और इनकी वजह से यू विल सी कि 10 में से कम 8 सही हो जाएंगे आपके। तो आउटराइट तुक्का नहीं है गाइस ये, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझ के, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को समझ के आप समझने की कोशिश करो कि भाई एग्जामिनर के पास भी तो लिमिटेशंस है ना, तो वो वाली बात है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन सीरीज, जिसमें आई विल टॉक अबाउट और रादर सॉल्व द 2022 पेपर यूजिंग द थिंग्स दैट आई हैव